डॉक्टर अनुज झाझड़िया, आपका ज्योग्राफी की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी थर्ड ईयर ज्योग्राफी। हमने कल बात की थी हिमालय पर्वत की निर्माण प्रक्रिया की। आज हम हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय पर्वत है हिमालय पर्वत। वैसे तो भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं। हमारा भौतिक प्रदेश का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हम उसी का अध्ययन करेंगे। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है ट्रांस हिमालय, या कह सकते हैं हम या इसको हिमालय पर्वत भी कह सकते हैं। हिमालय पर्वत, ट्रांस हिमालय। दूसरा इसका है हिमालय, और थर्ड इसका हम डिवाइडेशन करते हैं पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय में हम इसमें डिवाइडेशन करेंगे। हिमालय को तीन भागों में बांटते हैं, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बीच वाले पोर्शन को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय की भी तीन श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और तीसरा है जास्कर। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का अगर हमें अध्ययन करना है तो हम इन सभी चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख और जास्कर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। बीच वाला जो पोर्शन है, हिमालय वाला जो भाग आता है, उसमें वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। और पूर्वी जो भाग है हमारा, जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। अब बात करते हैं कि हिमालय कहाँ से प्रारंभ होता है, किस प्रकार की उसकी विशेषताएं पाई जाती हैं। नदियों के द्वारा भी हम इसका विभाजन कर सकते हैं और पर्वत श्रेणियों के माध्यम से भी हम इसका विभाजन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर्वत सिंधु नदी के मोड़ से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है जो सांगपो के नाम से होता है, और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से वह प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में यह हिमालय पर्वत फैला हुआ है। यह उत्तर का पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है, जो 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय पर्वत है इस भाग में उसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है, जबकि पूर्वी भाग में यह सकरा हो जाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु पर अत्यधिक बल लगता है, वो कम दूरी पर आती है तो उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो आपका हिमालय है उसकी चौड़ाई कम है, और जबकि पश्चिमी भाग में हिमालय की चौड़ाई अधिक पाई जाती है। तो इधर तो ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ मिल जाती हैं, या कह सकते हैं कि हम हिमालय का आपस में संकरा हो गया, जिसके माध्यम से यहाँ पर इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन पश्चिमी भाग की अगर हम बात करें, वहाँ इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी लंबाई 24 या 2500 किलोमीटर तक इसकी लंबाई पाई जाती है। 160 से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। आकार कैसा है?
आकार है तलवार की भांति, तलवार की भांति। कि हिमालय पर्वत या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसका आकार कैसा है, तलवार की भांति। आपने देखा होगा तलवार की भांति। और जो हिमालय पर्वत है या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार का पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। कल हमने अपने पिछली क्लास में हमने बात की थी कि वलित पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है या हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर हटती हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, प्लेटें आपस में टकराती हैं। जैसे ही प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनमें क्या होता है, वलन या मोड़ पड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या हुआ था, हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो जो हिमालय है वह एक नवीन वलित पर्वत है। दबाव की शक्तियों के कारण क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। कौन सी शक्तियां लगी थी, जब संपीड़नात्मक कह सकते हैं, संपीड़न बल लगा या दबाव की शक्ति लगी, जिसके कारण क्या हुआ था, नवीन वलित पर्वत या जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ था। हिमालय की कोई एक श्रृंखला नहीं है बल्कि 4 श्रेणियां हैं। हिमालय की 4 श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के समानांतर फैली हुई है। हमने इसकी बात करें, फर्स्ट वाला है हमारा ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहत हिमालय, फिर बीच में हमारा लघु हिमालय और लास्ट वाला शिवालिक। हिमालय के ये भाग हैं अपने। इसके नीचे गंगा का मैदान प्रारंभ हो जाता है, इसके नीचे गंगा का मैदान प्रारंभ हो जाता है। तो 4 श्रेणियां इसकी हैं जिनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय है तो हिमालय का भाग, लेकिन ट्रांस का मतलब होता है उस पार, हिमालय के उस पार। तो आपका हिमालय है नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक, तो इसके ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है, ट्रांस हिमालय। इस नंगा पर्वत से जो ऊपर वाला भाग है, जो ये वाला भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। कि हिमालय के उस पार क्या कहेंगे, ट्रांस हिमालय। दोनों की निर्माण प्रक्रिया में अंतर पाया जाता है। ट्रांस हिमालय जो है, देखो मैंने कल आपको 2 प्लेटें बताई थी, एक था यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और दूसरा था इंडियन प्लेट। जो ट्रांस हिमालय है वो किसका भाग है, इस यूरेशियन प्लेट का भूखंड है। निर्माण प्रक्रिया में दोनों में अंतर पाया जाता है। जो ट्रांस हिमालय है वो इस यूरेशियन प्लेट का भाग है, जबकि जो हमारा हिमालय पर्वत है, आपको सभी को पता है, वो किससे उसका निर्माण हुआ है, भूसन्नति से। भूसन्नति से क्या हुआ है, इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। क्योंकि जहाँ वर्तमान में हिमालय पर्वत था वहाँ टेथिस नाम की भूसन्नति थी। टेथिस महासागर बहता था, धीरे धीरे अवसाद एकत्रित होता गया, वलन पड़ा और वलन के कारण किसका निर्माण हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो जो ट्रांस हिमालय है वो किसका पार्ट है, यूरेशियन प्लेट का है, जबकि हमारा जो हिमालय है वो किसका पार्ट है, वो नदियों द्वारा अपर्दित जो अवसाद है उससे उसका निर्माण हुआ है, या कह सकते हैं हम कि भूसन्नति से उसका निर्माण हुआ है। ट्रांस हिमालय, इसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। टेथिस सागर बहता था इसलिए टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। जो हमारा ट्रांस हिमालय है ये उसी के नाम है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और टेथिस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले सागर कौन सा बहता था, यहाँ पर टेथिस सागर बहता था। वनस्पति का अभाव पाया जाता है, वनस्पति का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाई पर स्थित है जिसके कारण वर्ष भर हिम से ढका रहता है, हिम से ढका रहता है, बर्फ ही बर्फ गिरती रहती है जिसके कारण हिम से ढका रहता है। इसलिए क्या पाया जाता है, यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, वनस्पति न के बराबर पाई जाती है। अब इस ट्रांस हिमालय में हमारी 3 श्रेणियां शामिल हैं। फर्स्ट है काराकोरम,
कौन सी श्रेणी है? काराकोरम। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका काराकोरम। कैसे प्रदर्शित किया है मैंने? काराकोरम देखिए क्या है। काराकोरम कह सकते हैं हम ट्रांस हिमालय का सबसे कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे हमारा क्या है? काराकोरम है। तो ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? काराकोरम। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? काराकोरम। निर्माण, अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो हिमालय से पूर्व इसका निर्माण हो चुका था। हिमालय से पूर्व की जो काराकोरम श्रेणी है उसका जो निर्माण था वो हिमालय से भी पहले हो चुका था। इस काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2। इसको गोडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडविन ऑस्टिन। 8611 मीटर की काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन। और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन। ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर। देखो लंबाई चौड़ाई अगर हम बात करें तो किलोमीटर में आ सकती है, लेकिन जहाँ कहीं भी हम ऊंचाई की बात करेंगे किस में आएगी? मीटर में। काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? K2 गोडविन ऑस्टिन 1811 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8611 मीटर। और यह हिमालय की दूसरी गोडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की या कह सकते हैं हम विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, नंबर 1 की चोटी है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रथम कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। प्रथम कौन सी है? माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में है। लेकिन बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? K2 गोडविन ऑस्टिन। इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में हिमखंड पाए जाते हैं। इनको क्या नाम देते हैं? ग्लेशियर। बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, नाम दिया हिमखंड। दूसरा नाम किस नाम से जान सकते हैं? ग्लेशियर के नाम से। सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है बाल्टोरा, बेफो और लास्ट है हिस्पर। इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में ग्लेशियर पाए जाते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरा, बेफो और हिस्पर। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? सियाचिन। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कौन सी है? सियाचिन। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है जहाँ युद्ध होता है। सियाचिन की एक बात और बताते हैं। सिंधु की एक सहायक नदी है नुब्रा। सहायक इसकी है सिंधु की। सिंधु की एक सहायक नदी है नुब्रा। नुब्रा घाटी या नुब्रा नदी है जो इस सियाचिन से ही क्या है? निकलती है। और यही कारण है कि सियाचिन के बारे में जब कहा जाता है
तो कि सियाचिन कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी में। सिंधु नदी की सहायक नदी है नुब्रा नदी, और नुब्रा कहाँ से निकलती है? इस सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, और इसीलिए सियाचिन के बारे में कहा जाता है कि सियाचिन कौन सी घाटी में स्थित है? तो हम क्या कहते हैं कि नुब्रा घाटी में स्थित है। और इस सबसे उच्च या सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि भी कौन सी है? सियाचिन। अन्य नदियां हैं जिनसे भी ग्लेशियर हैं, जिनसे भी नदियां निकलती रहती हैं। ग्लेशियर या हिमखंड, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे काराकोरम के बाद हम, नेक्स्ट है हमारा लद्दाख। फर्स्ट हमने काराकोरम की बात की थी। काराकोरम के जस्ट नीचे पर्वत श्रेणी है हमारे पास है लद्दाख। कह सकते हैं कि काराकोरम के दक्षिण में स्थित श्रृंखला लद्दाख, या काराकोरम और जास्कर के मध्य में स्थित कौन सी श्रृंखला है? लद्दाख। अब बात आती है कि विश्व की जो हमारी लद्दाख है, देखिए हमने यहाँ प्रदर्शित किया है इस लद्दाख को, काराकोरम के जस्ट समानांतर है। काराकोरम के जस्ट समानांतर है, एल से हमने यहाँ इसको प्रदर्शित किया है, इसका है लद्दाख। लद्दाख की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं राकापोशी। देखो हमने यहाँ बनाई है कि लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? राकापोशी। और ऐसा माना जाता है कि यह जो पर्वत चोटी है वह सर्वाधिक ढाल वाली पर्वत चोटी है, कि विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी। किसके ढाल अत्यधिक खड़े ढाल हैं, और विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी। और किसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है? लद्दाख की। कि लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राकापोशी है, लेकिन विश्व की सबसे खड़े ढाल वाली कौन सी है? राकापोशी। देखिए अब लद्दाख की स्थिति, ये हमारा लद्दाख है, इससे पहले काराकोरम, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा जास्कर। लद्दाख और जास्कर के मध्य नदी बहती है सिंधु, और इस सिंधु की सहायक नदी है शोक। कहाँ बहती है? काराकोरम। मानसरोवर झील से निकलेगी ये, और इसकी सहायक कि लद्दाख है, नीचे सिंधु नदी बहती है और ऊपर इसी की नदी सहायक नदी कौन सी है? शोक नदी है। और जो लद्दाख है वह पश्चिम में पामीर की गांठ तक विस्तृत है, पामीर की गांठ तक विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्व की दक्षिण पूर्व की अगर बात करें तो कैलाश पर्वत तक उसका विस्तार पाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि लद्दाख को तिब्बत में कैलाश के नाम से जानते हैं। लद्दाख को तिब्बत में भारत से अलग भारत से बाहर का बात है, भारत से बाहर तिब्बत की कैलाश को तिब्बत में लद्दाख को तिब्बत में कैलाश के नाम से जानते हैं। और इस कैलाश के दक्षिण में है एक झील, नाम है मानसरोवर। झील का नाम क्या है? मानसरोवर। वापिस से समझिए एक बार, सबसे ऊपर हमारी काराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख है, नीचे है जास्कर। काराकोरम और लद्दाख के मध्य में नदी बहती है शोक। किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। लद्दाख और जास्कर के मध्य नदी बहती है सिंधु। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। और सिंधु की सहायक कौन सी है? शोक नदी है। यहाँ पर सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य किसका विभाजन करती है? जल विभाजक का कार्य भी करती है, जल विभाजक का कार्य भी करती है।
इस लद्दाख को पश्चिम में या कह सकते हैं कि पामीर की घाट तक इसका विस्तार पाया जाता है। लद्दाख को तिब्बत में कैलाश के नाम से जाना जाता है। देखिए कोई भी पर्वत पठार होता है उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैलाश के दक्षिण में एक झील स्थित है, झील का नाम क्या है? मानसरोवर। और इस मानसरोवर झील के समीप एक स्थान है जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। आगे बात करते हैं। और इस सिंधु नदी के ऊपर ही श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में एक स्थान है लेह। पूछा जाए कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है तो हम कहेंगे सिंधु नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? लेह नगर स्थित है। ये था हमारा लद्दाख। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोशी। राकापोशी सबसे ऊंची चोटी है। और हमने लद्दाख की बात की, पश्चिम में पामीर की गांठ और कैलाश, लद्दाख को तिब्बत में कैलाश के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें, किससे बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। और टर्शरी युग से लेकर, टर्शियरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। टर्शियरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। और यह जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों या पूर्ववर्ती नदियां यहाँ पर बहती रही हैं। पूर्ववर्ती नदी का अर्थ होता है कि ये नदियाँ पहले से बहती रही हैं उस क्षेत्र में, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति बाद में हुई है। पूर्ववर्ती की नदी पहले से बह रही है, लेकिन जो हिमालय है उसकी उत्पत्ति बाद में हुई है। तीसरा है हमारा जास्कर। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है? जास्कर। लद्दाख और जास्कर के मध्य नदी कौन सी बहती है? सिंधु। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के समीप से। यह आ गया हमारा जास्कर। ये तीनों एक ही समानांतर हैं। पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है और तीसरा है जास्कर। ये देखिए हमने। और लद्दाख और जास्कर के मध्य से कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। और जम्मू कश्मीर में इस सिंधु नदी में एक स्थान का नाम है लेह है, वो इस सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये था हमारा जास्कर। यहाँ पर हमने ट्रांस हिमालय को कंप्लीट कर लिया है। अब बात हम करेंगे आगे वृहत हिमालय की। बात करें हिमालय की। हिमालय इधर है, देखिए नंगा पर्वत, और इधर है नामचा पर्वत। इन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है? इसका विस्तार पाया जाता है। 3 श्रेणियां हैं। वृहत हिमालय, दूसरा है बीच में है इसलिए लघु हिमालय, और सबसे दक्षिणी भाग है, विस्तार सबसे कम है इसलिए नाम क्या पड़ा? शिवालिक। वृहत हिमालय की बात करते हैं। वृहत हिमालय सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित है, इसलिए नाम क्या पड़ा? सर्वोच्च हिमालय। या हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक ऊंचाई वाला भाग है, इसलिए भी नाम क्या पड़ा? सर्वोच्च हिमालय। दूसरा नाम है इसका हिमाद्री। दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, हिम से ढका हुआ क्षेत्र हिमाद्री। बात करते हैं वृहत हिमालय की। आंतरिक भाग आर्कियन सेलों से बना है। आंतरिक भाग आर्कियन सेलों से बना है,
जबकि किनारे वाले भाग कायांतरित सेलों से बने हुए हैं। आंतरिक भाग आर्कियन सेलों में, जिसमें सिस्ट, ग्रेनाइट और कायांतरित जो शैलें हैं वो किनारे वाले भागों पर पाई जाती हैं। औसत ऊंचाई की अगर हम इसकी बात करें 6100 मीटर,